अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से, जहां पंजाब में स्मोक का मसला अब एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और इससे निपटने के लिए हुकूमत ने अहम इकदाम उठाए हैं। लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि स्मोक के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। ये फैसला इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है कि स्मोक की शिद्दत की वजह से फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब हो चुका है और इससे शहरियों की सेहत को खतरात लाहक हैं। पहले मरहले में लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स के 18 अजला में 7 से 17 नवंबर तक तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान किया गया था और अब ये पाबंदी 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे बच्चों की सेहत और हिफाजत को अव्वलियत दी गई है, क्योंकि स्मोक के बायस सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं बच्चों, बुजुर्गों में सांस की जो बीमारियाँ हैं उसके शिकार अफराद के लिए ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा हुकूमत पंजाब ने स्मोक के असरात को कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम भी किए हैं, जिनमें खेल, नुमाइश और फेस्टिवल के इनेकाद पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी आयद की गई है। ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है ताकि फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों में कमी लाई जा सके। लाहौर और मुल्तान में तामीराती सरगर्मियाँ भी 24 नवंबर तक रोक दी गई हैं। इन इक़दाम का मकसद फ़ज़ाई आलूदगी के ज़राए को कम करना है और लोगों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। एक और अहम फैसला लाहौर में फर्नेस ऑयल और ईंटों के भट्टों पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी लगाने का किया गया है। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि फ़ज़ाई आलूदगी के अहम ज़राए जैसे कि धुआं, कार्बन और दीगर नुकसानदेह गैसेस का अखराज कम हो सके। इसके अलावा आतिशबाजी पर भी 31 जनवरी तक पाबंदी आयद की गई है। आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं और जहरीली गैसों की मिकदार में इजाफा हो सकता है, जो स्मोक के मसले को मज़ीद बढ़ा सकती है। पंजाब हुकूमत ने निजी और सरकारी दफातर में भी अहम इक़दाम किए हैं। लाहौर और मुल्तान में हम देख रहे हैं कि दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी 31 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। इसका मकसद शहरियों के सफ़र और फ़ज़ाई आलूदगी के इम्कानात को कम करना है और इसी तरह से फैसलाबाद और गुजरावाला में भी दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी 31 जनवरी तक बरकरार रखी जाएगी। ये तमाम इक़दाम इस बात को जाहिर करते हैं कि पंजाब हुकूमत स्मोक के मसले को इंतहाई संजीदगी से ले रही है और शहरियों की सेहत को अव्वलीन तरजीह दे रही है। इस मुश्किल सूरत हाल में शहरियों से अपील की गई है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बाहर कम से कम वक्त गुजारें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए दूसरे T20 मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उम्मीदें यही थी कि पाकिस्तानी टीम का T20 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर है और उम्मीद ये की जा रही थी कि पाकिस्तानी टीम वाइट वॉश करेगी ऑस्ट्रेलिया को। अभी हमें वाइट वॉश से बचने की सिचुएशन में हम आ चुके हैं। कौमी टीम की जो बैटिंग है वो एक बार फिर से नाकाम रही है और ऑस्ट्रेलिया ने एक बैलेंस्ड कारकर्दगी दिखाते हुए मैच अपने नाम किया है। सिडनी में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 147 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मैच के वक्त में वापसी की और अहम विकेटें हासिल की। खासतौर पर अगर हम बात करें हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी की, दोनों ने ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर से दबाव का शिकार हुई। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम समेत टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। उस्मान खान ने 52 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन दीगर खिलाड़ी उनका साथ ना दे सके। पाकिस्तान की पूरी टीम 148 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 134 रन बना सकी। पाकिस्तान के ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान यह नया तजुर्बा भी कामयाब ना हो सका। बाबर आजम सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि साहबजादा फरहान मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सुस्त इनिंग्स खेली और सिर्फ 16 रन बनाए। नायब कप्तान सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और इसके साथ साथ एडम ज़ेम्पा और ज़ेवर हॉटलेट ने भी मौसर बॉलिंग की और अहम खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का आगाज़ जारहाना रहा। खासतौर पर जैक फ्रेजर मैकग्रेग और मैथ्यू शॉर्ट ने शानदार बैटिंग की। ताहम हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी ने शानदार बॉलिंग करते हुए विकेटें हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को 147 रन तक महदूद रखा। पाकिस्तान की शिकस्त की जो बड़ी वजह हम देख रहे हैं वो बैटिंग लाइन की नाकामी है और दबाव में गलत शॉट्स खेलना रही है। सीरीज़ के पहले मैच में भी यही मसाइल सामने आए थे, तो अब लग रहा है कि जैसे टीम मैनेजमेंट को फौरी तौर पर कोई हिकमत अमली तब्दील करने की भी ज़रूरत है।
सीरीज का जो तीसरा और आखिरी मैच है वो पाकिस्तान के लिए इज्जत बचाने का मौका होगा, जो कि आज होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए बैटिंग लाइन को अपनी कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी लानी होगी। और अब हम अपने स्पोर्ट्स एनालिस्ट से भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि जो मौजूदा कारकर्दगी है, हिकमत अमली है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी, जो क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बड़ा इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी की वजह से ये तनाज़ात की जद में आ चुकी है। ज़राए के मुताबिक भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को खबरदार किया है कि अगर पाक भारत मैचेस की गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही तो वो $3.2 अरब के मुआहदे को पूरा नहीं करेंगे। इस सूरत हाल के बाइस ब्रॉडकास्टर्स को लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और उन्होंने आईसीसी से मामला हल करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेगा। पीसीबी ने इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आईसीसी को ख़त के जरिए पहुंचाया है। इवेंट के शेड्यूल के ऐलान में ताख़ीर की वजह से आईसीसी को कानूनी चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है, क्योंकि कमर्शियल पार्टनर्स को इवेंट की मार्केटिंग के लिए वक्त दरकार होता है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के ट्रॉफी टूर के एलामिया में भी मेज़बान मुल्क पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया और ना ही किसी पाकिस्तानी ओहदेदार के बयान को शामिल किया गया, ना ही पाकिस्तान के फैंस को मुखातिब किया गया। इस रवैये पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के एडिशन में पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में शानदार कामयाबी हासिल की थी और दिफाई चैंपियन के तौर पर 2025 के इवेंट में हम हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स तजियाकार के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें साद वासी ने ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑस्ट्रेलिया से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की मुसलसल नाकामी की बड़ी वजूहात इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? बारहा ये कहा जाता है कि मोहम्मद रिजवान की अगर बात कर लें या बाबर आजम की बात कर लें तो उन्हें एटलीस्ट ओपनिंग पेयर के तौर पर तो नहीं भेजना चाहिए T20 में। बहुत से लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों प्लेयर्स की T20 में जगह भी नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर दावत दी। देखिए, पाकिस्तान टीम को दूसरे T20 मैच में भी शिकस्त हुई है और वही जो पुराना अंदाज था बैट्समैनों का, तू चल में आया, वो जो कहानी है बरकरार है। कोई भी जो हमारा प्लेयर है सिवाय उस्मान खान के और इरफान खान न्याजी के, वो अच्छी इनिंग नहीं खेल सका। देखिए, पाकिस्तान टीम ने अगर इज्जत बचानी है आज, जिस तरह आप पहले ही बता चुके हैं, तो आज जो मैच खेला जा रहा है और बॉट में वहाँ पे वाइट वॉश से बचना है तो पाकिस्तान को आज का मैच जीतना होगा। और सबसे पहले मैं आपको एक खबर यहाँ पे दे रहा हूँ कि आज पाकिस्तानी जो प्लेइंग 11 है उसमें हैरान कुन तब्दीलियाँ की जा सकती हैं आज। तो वो एक सरप्राइज होगा पाकिस्तानी फैंस के लिए भी कि आज का जो मैच खेला जा रहा है, आखिरी मैच खेला जा रहा है, उसमें पाकिस्तानी जो प्लेइंग 11 है उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी। देखिए, आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग लाइन है वो मुसलसल फ्लॉप चल रही है और हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो कि फिनिश करके दे हमें T20 में। आपके सामने सबसे पहले बात करूंगा उस्मान खान ने। चले ठीक है, उसने अच्छी इनिंग खेली, 50 किया, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि उस्मान खान की जो फिटनेस है वो उस लेवल की नहीं है। उन्होंने कई बार मैच को रुकवा के अपने ग्लव्स बाहर से मंगवाए, 3-4 बार उन्होंने पानी मंगवाया क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छी इनिंग नहीं खेली, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जो उनका फिटनेस लेवल है वो हमें नजर नहीं आया। उसके अलावा अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान की, बाबर आजम की, साहिबजादा फरहान की, तो उनसे तो मिडल नहीं हो पा रहा था। हमारी बैटिंग लाइन इस तरह खेल रही थी, इस तरह शायद ये बिल्कुल बैटिंग करना ही भूल गए हैं। और साहिबजादा फरहान की अगर बात करूं, उनको बैक टू बैक उनको 2 चांस दिए गए लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और मुझे आज लग रहा है कि वो शायद आज तीसरा T20 मैच आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके साथ मैं बात करूं मोहम्मद रिजवान की, तो जब उन्होंने उस्मान खान के साथ पार्टनरशिप लगाई तो मैं भी हैरान हूं, फैंस भी हैरान है कि भाई ये T20 है, कोई टेस्ट मैच नहीं है। आपने 9 ओवर कोई बाउंड्री नहीं लगाई। अगर आप T20 में 9 ओवर की बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो आप अपने जहन से ये चीज निकाल दें कि आप मैच को फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि जब आप इतना प्रेशर डालेंगे जो नीचे आने वाला बल्लेबाज होगा उससे वो प्रेशर हैंडल नहीं होगा। जब आपने एक ओवर में 16-17 रन करने होंगे तो वो एकदम नीचे से आए बैट्समैन से नहीं होगा। तो पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन है इसमें इस वक्त आप मुझे बताएं कौन है T20 हार्ड हिटर जो कि मैच को फिनिश कर पाए। थोड़ा सा पीछे चलता हूं, हमने यहाँ पे फहीम अशरफ को 3-4 साल चांस दिया लेकिन एंड दी एंड उनको भी टीम से निकाला क्योंकि वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा आसिफ अली की बात करूं वही मिसाल, उसके अलावा हुसैन तलत की बात करूं वही मिसाल। हम अभी तक 4-5 सालों में कोई ऐसे अच्छे 2-3 अच्छे बैट्समैन तैयार नहीं कर सके T20 के। हार्दिक पांड्या जैसे,
और मैक्सवेल जैसे, जो कि हमें नीचे से आके मैच को फिनिश कर दें। लेकिन पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त बैटिंग ऑर्डर है उसमें कोई ऐसा हार्ड हिटर नहीं है कि जो आके नीचे आके आपको, लेकिन साथ ऐसे हार्ड हिटर्स हमारे पास मौजूद थे। शायद आफरीदी थे, अब्दुल रज़ाक थे, जो हमें बड़े क्रूशल मैचेस जिन्होंने जितवाए हैं। लेकिन एक लंबा अरसा गुजर चुका है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर कहीं फंसती है तो या तो फिर नसीम शाह उनकी हेल्प करें, या आसिफ अली अगर मौजूद होते थे टीम में तो फिर वो जितवा देते थे। लेकिन अभी ऐसा प्लेयर हम T20 में अपने साथ क्यों कोई कैरी नहीं कर रहे हैं? साइम अयूब हमारे पास मौजूद हैं, फखर जमान हमारे पास मौजूद हैं। चलें, फखर का तो एक इशू हुआ, लेकिन शायद मेरा ख्याल है सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस इशू से भी। देखिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। फखर जमान का जो इशू था और वो आपके सामने ही है कि पीसीबी के साथ उनके जो मामला चल रहे थे, लेकिन आप उसको एक अलग साइड पे रख के, भाईजान वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, उसको आप मौका दें। और उसने यहाँ पे आके परफॉर्म भी किया है और परफॉर्म करना जानता भी है मुश्किल कंडीशन में। और सबसे जो अहम बात आपने की कि साइम अयूब ने आपने उसको साथ रखा हुआ है, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे T20 स्क्वाड में? पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त कोई अच्छा ओपनर नहीं है जो T20 में आके आपको तेज खेल के दे। वो साइम अयूब है या फखर जमान है, इस टीम में और कोई भी नहीं है। बाबर आजम आएंगे लेकिन वो पहले सेट होंगे, उनको 10-15 बॉलें चाहिए होती है सेट होने के लिए। रिजवान की भी वही सेम कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि रिजवान से बिल्कुल पूरी इनिंग्स में मिडल बॉल नहीं हो रहा था, उनसे बॉल खेली नहीं जा रही थी। जो भी वो शॉट्स खेल रहे थे, मिस शॉट खेल रहे थे। जब उन्होंने शॉट खेली तो वो कैच देके आउट हो गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अफरीदी और रज़ाक के बाद हमें अभी तक कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल सका, क्योंकि हमने उसकी तलाश नहीं की। हम उन प्लेयरों को मौका देते रहे जो पाकिस्तान सुपर लीग में आके 2-3 छक्के लगा दिए। हमने उसकी सोशल मीडिया पे हमने उसकी बल्ले बल्ले कर दी, उसको टीम में ले आए। ऐसे प्लेयर नहीं बनते। आपने अगर प्रॉपर कोई ऑलराउंडर ढूंढना है तो उस पर आपको तैयारी करनी होगी, वर्क करना होगा। इससे पहले मैं मिसाल आपको दे चुका हूँ, फ़हीम अशरफ थे, आसिफ अली थे। और सबसे जो अहम बात है कि हमें नीचे से आके जो हमारे बॉलर हैं, आपको याद होगा कि दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह ने छक्के लगा के हमें मैच जितवाया था और हमारी इज्जत बचाई थी। तो आपको हर बार आके बॉलर स्कोर तो नहीं करके देगा, ये काम बैट्समैनों का है। और अगर पाकिस्तान के पास कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं आएगा तो ये मुश्किलात हमें आगे भी आती रहेंगी। ठीक है, लेकिन साथ अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, जब आज हम सीरीज के तीसरे मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है फिर आज क्या स्ट्रेटजी हो? क्योंकि जब हम वनडे सीरीज जीते तो प्रेशर तो ऑस्ट्रेलिया पर था कि पाकिस्तानी टीम तो हावी हो जाएगी और हमारा जो T20 का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तमाम टीमों से बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है, और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम वाइट वॉश करेगी। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हमें वाइट वॉश से बचने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है कि आज का मैच हम किसी ना किसी तरीके से जीत जाएं। तो बड़े चेंजेस आप कह रहे होंगे, कुछ अंदाजा है कि कौन कौन प्लेयर ऐड अप होंगे? साइम अयूब को क्या ऐड किया जाएगा? नहीं, देखिए, साइम अयूब तो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उनको तो शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लग रहा है कि उमैर बिन यूसुफ को आज मौका दिया जा सकता है। वो राइट हैंड बैट्समैन है, कोटा की तरफ से भी खेलते हैं। उसके साथ जहांदाद खान को भी आज टीम में शामिल किया जा सकता है। इरफात मनास की पहले बातें हो रही थी, लेकिन उनको शामिल किए जाने का इम्कान नहीं है, क्योंकि उनकी जगह जो पिछला मैच खेला गया था, सेकंड मैच, उसमें सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो उनके साथ टीम बरकरार रहेगी। तो 2-3 चेंजिंग होंगी। हमारे ज़राए ने ये बताया कि शायद शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह, इनमें से किसी एक को बिठा के जहांदाद को भी मौका दिया जा सकता है। सलमान अली आगा पे अभी तक फैसला नहीं हो सका। अगर उनको बिठाया गया तो उनकी जगह उमैर बिन यूसुफ को आज का मैच खिलाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो आज का मैच है वो इंतहाई जीतना लाजमी है, क्योंकि वाइट वॉश अगर पाकिस्तान टीम को होती है तो ये पाकिस्तान टीम ने जो ओडीआई में शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को, फिर उसका जो मजा है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आज मोहम्मद रिजवान को चाहिए कि वो आज बैट्समैनों को ये कह दे कि भाई आज का जो मैच है वो हर हाल में जीतना है और आज रन करने पड़ेंगे बैट्समैनों को, तभी ये मैच आप जीतेंगे। देखिए, 148 का स्कोर टारगेट था, वो मुश्किल नहीं था। हमारे हमारे जो खिलाड़ी हैं, अगर वो कैचेस ड्रॉप करेंगे, आपको याद है कि सेकंड मैच में कितने कैचेस ड्रॉप किए गए पाकिस्तान टीम के। जब आपने कैचेस ड्रॉप करेंगे, आप जब फील्डिंग को मिस करेंगे, तो फिर आप ये मत सोचें कि आप मैच जीत सकते हैं। तो आज अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो कैचेस भी पकड़ने होंगे और बैट्समैनों को जिम्मेदारी के साथ जाकर स्कोर। ठीक है साथ परफॉर्मेंस की तो बात होगी कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इस T20 सीरीज में। वनडे सीरीज हम बड़े अच्छे तरीके से जीत गए थे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हमने देखा कि ग्राउंड में जो शायकीन थे वो बाबर को जिस तरह से ट्रोल कर रहे थे, आवाजें कस रहे थे, जुमले लगा रहे थे और बारह ये कह रहे थे कि अब तुम्हारी T20 टीम में जगह नहीं बनती है, ये कितना अनफॉर्चुनेट है। हम अपने हीरोज की खुद कदर नहीं करते हैं। आप भी वहीं पर मौजूद थे, कुछ पता चल सका कि ये पाकिस्तानी फैंस ही थे या किसी और कंट्री से इनका ताल्लुक था? देखिए, उनकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें तो
वो जब बाबर आजम को ये कह रहे थे कि आपकी T20 में जगह नहीं बनती, तो वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और वो पाकिस्तानी ही लड़के हैं जिन्होंने बाबर आजम को आवाज़ें दी। और बिल्कुल आपके सामने आपने ये वीडियो देखी होगी। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे स्टार्स हैं, जब दुनिया में जहां भी जाते हैं वो ग्रीन स्टार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि इस तरह के जो उन्होंने जो जुमले कसे हैं वो नहीं कसने चाहिए, क्योंकि उससे बदनामी आपकी होगी, पाकिस्तान की होगी और पाकिस्तानी प्लेयर की होगी। इस वक्त तो वीडियो दुनिया भर में वायरल है और वो जो लड़के हैं उनकी वीडियो भी आ गई है, लोग उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने थोड़ी देर के लिए, वो एंजॉयमेंट के लिए बाबर आजम को ये बातें कही, लेकिन इस वक्त वो भी परेशान होंगे कि हमने वो बात क्यों कही बाबर आजम को, क्योंकि वो दोनों इस वक्त वायरल चल रहे हैं और लोग उनको सोशल मीडिया पे भी बुरा भला कह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज सोचनी चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर है, चाहे वो फ्लॉप चल रहा है, चाहे उसकी बैटिंग नहीं चल रही, पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बाबर आजम के करोड़ों फैंस हैं जो बाबर आजम को लाइक करते हैं। और मुश्किल बुरा वक्त आता है बैट्समैन पे जब वो परफॉर्म नहीं करता, तो आपने उसी में ही उसका साथ देना होता है। तो इस किस्म की जो बातें हैं ये बिल्कुल छोटी हरकत है मैं कहूंगा, और उनको भी इस पे माफी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने बचना है सोशल मीडिया में फैंस है। तो इस वक्त उन दोनों की तस्वीरें भी आ गई हैं और वो दोनों पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, और साथ अभी अनफॉर्चुनेट ये भी है कि बाबर आजम की जैसे से हम बात कर रहे हैं, अभी उनकी परफॉर्मेंसेस खातिर अच्छी नहीं जा रही हैं। उसके बावजूद भी आईसीसी की जब हम वनडे रैंकिंग देखते हैं तो वो पहले नंबर पर उसमें मौजूद हैं, और ये भी सबको पहले सोचना चाहिए, उसके बाद शायद कोई कमेंट पास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं? जब आईसीसी के मौकिफ को हम देखते हैं, हम भारतीय हठधर्मी को देखते हैं, आपका इस पर क्या तजिया है? क्या होने जा रहा है? ये चैंपियंस ट्रॉफी को इतनी बड़ी मुश्किल क्यों बना दिया हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान में किसी सूरत भी ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो इंडियन मीडिया है उसको ये खबरें दी जा रही हैं कि आपने एक प्रेशर क्रिएट करना है और ये कहना है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, वहाँ पे हमें ये इशू हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त मैं जितनी भी दाद दूं कम है, क्योंकि वो अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं कि भाईजान चैंपियन ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, जिसने आके खेलना है हम उसको वेलकम करेंगे, जिसने नहीं आना उसकी अपनी मर्जी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया है कि अगर आपने नहीं आना तो हमें आप रिटर्न लिख के दें, लेकिन उस बात पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रिटर्न लिख के दूंगा तो मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उन्हें फैसले पे अटल है। और हमारा ये देखें, चैंपियन ट्रॉफी हमारा हक है। हमने इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर कितनी टीमों को इनवाइट किया, वो खेल के यहाँ से खुश होकर गए हैं। मिसाल आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, और भी टीमें पाकिस्तान में आई, खेल के गई। पाकिस्तान इस वक्त सेफ कंट्री है, यहाँ पे हर किस्म की सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। और हाँ, अगर आप देखें कि इंडिया के जो प्लेयर है, सूर्या कुमार यादव हो गए, इसके अलावा 2-3 प्लेयर और भी हैं, केएल राहुल, उन्होंने ये बयान भी दिए हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पड़े हुए, कि अगर हमें इजाजत मिली तो हम पाकिस्तान जाके खेलेंगे। विराट कोहली से भी यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा था कि उनका भी कहते हैं मैं पाकिस्तान जाऊंगा। खिलाड़ी तैयार है और वो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे हमें प्यार मोहब्बत मिलेगा, पाकिस्तानी जो कौम है वो प्यार मोहब्बत वाली है, और यहाँ पे उनके बहुत फैंस हैं। विराट कोहली आप देख ले, रोहित शर्मा और, लेकिन असल में वो कह रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत हमें कहेगी तो हम जाएंगे। तो वो इस टाइम जो चल रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेके एक सिर्फ ड्रामा ही चल रहा है, और ये सारा जो ड्रामा है ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड चला रहा है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना हो। लेकिन साथ इसमें आपको नहीं लगता कि आईसीसी की जब हम बात करते हैं तो आईसीसी को चाहिए था एक बड़ा क्लियर स्टांस होना चाहिए। आईसीसी को शायद किसी के लिए भी जिसे कहा जाता है कि वो रूल्स को तब्दील नहीं करना चाहिए। अब ब्रॉडकास्टर्स का दबाव भी उन पर है, तो अब आईसीसी के लिए क्या मुमकिन चैलेंज हो सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के तो $3.2 अरब के मुआहदे उनके साथ। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जो मुझे हमारे ज़राए ने बताया है कि जो 21 और 22 नवंबर को एक बड़ी खबर आ सकती है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, तो बिल्कुल नुकसान तो होगा, आईसीसी को नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया भर में अगर वर्ल्ड कप का मैच हो, चैंपियन ट्रॉफी का मैच हो, पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच नहीं होता तो उसका नुकसान आईसीसी को होगा, ब्रॉडकास्टर्स को होगा। तो उससे बचने के लिए आईसीसी को भी कोई रास्ता निकालना होगा। आईसीसी को ये नहीं करना कि उनको 70% जो उसका पलड़ा है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में डाल दे उसकी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई लूला लंगड़ा बोर्ड नहीं है। हमारी भी एक पहचान है, दुनिया में भी जानती है। पाकिस्तान टीम ने 92 का वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती, T20 वर्ल्ड कप जीता, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्रिकेट से प्यार करते हैं।
यहाँ पे अगर हमने अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने ये फैसला लिया हुआ है कि हमने ना ही हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करना है, हमने ना दुबई में खेलना ना श्रीलंका में खेलना। कुछ खबरें आती हैं रात को सुबह आती है कि अफ्रीका में चैंपियन ट्रॉफी होगी, आधी चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होगी, आधी श्रीलंका में होगी। तो ये हर किस्म की जो झूठी खबरें हैं ये इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है और जो मीडिया है वो फीड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ताकि एक पूरा सा एक मामलात इसको बनाया जाए और झूठ फैलाया जाए। लेकिन इस किस्म की जो खबरें चल रही हैं वो सब फेक खबरें चल रही हैं। हमारा जो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला वो यही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, जो भी आएगा हम उसको वेलकम करेंगे। हालांकि कल सोहेल खान जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ये बयान दे दिया है कि हमने जाके इंडिया की मिन्नतें तरले नहीं करनी, हमारे पास हर किस्म के वसाइल हैं, वो हमसे डरते हैं, वो इसलिए खेलने नहीं आते। तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी फैन अगर इंडियन टीम आती है तो उसको वेलकम करेंगे, नहीं आती तो हमें ये नहीं कहिए कि हम जाकर तरले मिन्नतें करना शुरू करते हैं कि भाईजान आ जाओ खेलो। ठीक है, साथ लास्ट एक कमेंट मैं आपसे सिर्फ चाहूंगा, लेकिन आईसीसी, बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान अभी जो हम डेडलॉक देख रहे हैं, तो फिर इस तरह तो यही नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में भी जो फिर मजीद क्रिकेट इवेंट्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो खत्म हो चुकी है पाकिस्तान इंडिया के माबैन, तो जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिर मद्दे मुकाबिल नहीं आएंगे अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी में ये चीज फाइनल नहीं होती। तो देखिए मसला सिर्फ पाकिस्तान ना आने का है। अगर ये चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होती या कहीं और होती तो इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलती। उन्होंने सिर्फ एक अना का मसला बनाया हुआ कि हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना। इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान हम चले गए तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आएगी। सिर्फ इस वजह से वो बहाना बना के पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। अगर चैंपियन ट्रॉफी से पहले बता चुका हूं, वर्ल्ड कप अमेरिका में था, इन दोनों का मैच हुआ, तो असल में पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तमाम तर चीजें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद अब्बासी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जो वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कौमी हॉकी टीम के वाइस कैप्टन असफर याकूब जो अपने खेल के शानदार करियर और मैदान में महारत के लिए मशहूर थे, उन्होंने हॉकी को खैरबाद कहकर रेस्टोरेंट के कारोबार में कदम रख दिया है। असफर याकूब ने कई बैनुल अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। लेकिन हालिया बरसों में हॉकी के ज़वाल, नाकाफ़ी माली मुआवनत और खेल के बुनियादी ढांचे की खराबी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी और अपने ख़ानदान की कफालत के लिए मुतबादिल रोज़गार इख्तियार करें। असफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हॉकी मेरा ख्वाब था, लेकिन जब ख्वाब के साथ रोज़गार ना हो तो फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खेल को अपनी ज़िंदगी दी, लेकिन खेल से वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी, इसलिए मैंने अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला किया है। असफर ने अपने रेस्टोरेंट को एक नई उम्मीद और चैलेंज के तौर पर लिया है और उनका कहना है कि यह कारोबार उन्हें खुद मुख्तार बनने और एक नई शनाख्त कायम करने का मौका भी फराहम करेगा। पाकिस्तान में हॉकी कभी कौमी जज्बे का मजहर था, लेकिन गुज़श्ता दहाइयों में वसाइल की कमी, इंतज़ामी मसाइल और बैनुल अक़वामी सतह पर नाकामियों ने इस खेल को तनज़्ज़ुली का शिकार कर दिया। असफर याकूब जैसे खिलाड़ियों का मैदान छोड़ना इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमती सतह पर भी इस खेल की बहाली के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। असफर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। असफर, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हॉकी को खैरबाद कहने का फैसला आपने कब किया और क्यों किया? सर, हॉकी को तो अभी तक खैराबाद नहीं कहा और ना ही कहा जा सकता, क्योंकि ये हमारे खून में शामिल है। और रही बात जो कैरियर, मैंने अपना जो रिटायरमेंट का ऐलान जब किया था वो 2022 में, जिसकी जो बुनियादी वजह ये थी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, जो हमें मंथली सैलरीज देते थे। और इस वजह से फिर मुझे हॉकी जो है वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि खाली खेल आपका पेट नहीं पाल सकता, आपको पैसों की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसी तो इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस कर रहे थे और आपने मुझे बताया कि पूरी आपकी तो फैमिली हिस्ट्री में सारी हॉकी के प्लेयर्स मौजूद हैं, और जैसे आपके छोटे भाई भी हैं, आपके कज़न्स आपने बताए हैं, आपके दीगर रिलेटिव्स आपने मुझे बताए हैं, तो इतने ज़्यादा लोग फिर इसी शोबे में क्यों रहे जब आप लोग ये देखते रहे कि ये अब कहीं ना कहीं, हालांकि हमारा कौमी खेल है, लेकिन ज़वाल की तरफ जा रहा है? सर, एक हॉकी से मोहब्बत है और ये 1954 से हमारी जो फैमिली है वो इस पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे जो नाना थे मरहूम, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो इसी तरह वो ये जो चेन है ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही है।
और इसकी जो ख़ास वजह है वो एक मोहब्बत है, जो हम पाकिस्तान से मोहब्बत है और हॉकी से मोहब्बत है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी फैमिली के बाकी जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह अपने बड़ों का नाम रोशन करें। ठीक है। अच्छा, अभी आपने अपने करियर को तो खैर बात कह दिया, लेकिन जैसे हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि अब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के आप कोच भी बन चुके हैं, उस हवाले से मैं थोड़ा बताइएगा। जी, मैं FIH लेवल 3 क्वालिफाइड कोच हूँ और पाकिस्तान में ये चंद लोग हैं जो क्वालिफाइड कोच हैं। ठीक है। तो हमारी जो क्लब्स हैं और जहाँ पे बच्चे हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये इसी जज्बे के साथ किसी डिपार्टमेंट की भी कोचिंग करूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई डिपार्टमेंट जो है उसकी कोचिंग भी मैं इख्तियार करूँ। ठीक है। अच्छा, तो असफर कितना मुश्किल ये गेम है, क्योंकि हॉकी की स्टिक कहते हैं बड़ी महंगी है, शूज़ इसके बड़े महंगे हैं, तो फिर जो गरीब बच्चे हैं जो हॉकी खेलना चाहते हैं वो क्या करें? सर, ये तो जो NGOs हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको थोड़ा सा आगे आना चाहिए। जो क्लब्स पाकिस्तान में और यहाँ पूरी जो हमारे एरिया में जो क्लब्स हैं वो जो रन कर रहे हैं लोग, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो बच्चों को बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह ही क्योंकि ये कौमी खेल है, कौमी जो सारी कौम इकट्ठी होगी तो इस गेम को आप आगे लेके चल सकते हैं। इस कौमी खेल को हमने देखा कि 90s में तो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त थी, और उस वक्त मुझे भी याद है कि हम लोग टीवी पर बैठकर स्पेशली हॉकी के मैचेस भी देखा करते थे, जो अब ज़रा काफ़ी कम हो गया हुआ है, यानी कि अब सिर्फ हमारा जो फोकस है वो क्रिकेट पर ही रह गया हुआ है। तो उसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये डाउनफॉल ये हुआ क्यों? सर, डाउनफॉल तो एक जो हमारे लेजेंड्स ओलंपियंस हैं उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। उन लोगों पे जो हमारी गवर्नमेंट है या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने ट्रस्ट बहुत कम किया, जिसकी वजह से हॉकी में पैसा नहीं आया, और जो मौजूदा प्लेयर्स हैं उनको हमने कैश नहीं किया। यानी कि जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 8 साल खेला हूँ पाकिस्तान टीम की तरफ से 2014 से 22 तक। मेरी इतनी रिकग्नाइजेशन नहीं है। मुझे तो मेरा ख्याल है कि मेरे गली के साथ वाले जो घर हैं वो नहीं जानते ये कौन है। तो इसकी मेन वजह ये है कि हमें प्रमोट नहीं किया गया। एक तो मीडिया भी इसमें कसूरवार है, और दूसरा जो हमारी फेडरेशन वगैरह होती हैं उनको भी चाहिए कि प्लेयर्स को जो वो बूस्ट करें, प्लेयर्स को फैला दें ताकि उनको एड्स मिलें, उनके पास वाफिर जो है वो मिकदार में पैसा आए और पाकिस्तान का जो है वो अपना खुले दिल से उसको प्रमोट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो छोड़ने पर फिर अफसोस हुआ, क्योंकि जब इंसान को चीज़ बहुत पैशन से कर रहा होता है और फिर उसको वो किसी मजबूरी की वजह से छोड़नी पड़े तो फिर बड़ा दुख होता है। जी, वो दुख तो होता है, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी है। अल्लाह ताला अगर जब मैंने छोड़ा तो मेरे 2 भाई माशाल्लाह टीम में आ गए। ठीक है। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, ख़ास इनायत है हमारी फैमिली पे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वाहिद फैमिली है जिसमें 10 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। ज़बरदस्त। और ये जो हमारे जितने पुराने प्लेयर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी का बच्चा पाकिस्तान में भी मौजूद होगा, और हॉकी तो दूर की बात, किसी ने भी नहीं अपने बच्चों को खिलाया। ठीक है। लेकिन फिर जो हॉकी के नौजवान खिलाड़ी फिर आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम जा रहा है या आप क्या पैगाम देना चाहिए? सर, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा ऐलान किया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, पता नहीं इदारों की कोई उनसे नाराज़गी है, वो उनकी बात ही नहीं मान रहे। अच्छा। उन्होंने कहा है डिपार्टमेंट्स रीओपन करें जी, मुझे कल जवाब चाहिए, मुझे परसों जवाब चाहिए, लेकिन अभी तक उनको किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है। अब पता नहीं कि कैसे किस अल्फाज में अगर मैं 2022 की भी बात करूं तो आप वाइस कैप्टन उस टीम के भी रह चुके हैं आई गेस, या 2019 के। जी जी। तो उसमें आपको नहीं लगता कि आप भी कोई डायरेक्ट मुलाकात, कोई डायरेक्ट खत वज़ीर आज़म को लिखें कि इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी शायद अब थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा कि वो अपनी बात पहुँचाएँ आगे तक? सर, मौजूदा जो है ना शहबाज शरीफ साहब, इनके पास तो प्लेयर्स डायरेक्ट 2-3 दफ़ा मिल आए हैं, लेकिन जब मेरे टेन्योर की बात थी 2018 से 22 वो नहीं किसी को मिलते थे। अच्छा। और उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल खान साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बंद किए। हालांकि जब वो आए तो उनसे हमें काफ़ी उम्मीद थी कि स्पोर्ट्स अच्छी करेंगे, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन को समझते हैं। इवन के वो ये भी समझते हैं कि स्पोर्ट्समैन को कौन सी डाइट चाहिए
बिल्कुल ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया। डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए थे पीटीआई के दौर में, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं कि हॉकी को फिर बहाल करने के लिए जो हुकूमती इकदाम आते हैं वो काफ़ी हैं या फिर अभी मजीद ज़रूरत है? सर अभी काफ़ी ज़रूरत है। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट्स ओपन होने चाहिए, अभी तक कोई उसकी वो नहीं है। इतने बड़े बड़े इदारे हैं और माशाल्लाह प्रॉफिट में भी होंगे, तो वो आगे से यही कह देते हैं मियाँ साहब को कि सर फंड्स नहीं है। तो ये सब आपका ही विजन है? जी, मियाँ साहब आपका। ठीक है, उनका भी बड़ा रोल है। राणा मशहूद साहब भी अगर चाहें तो सारा कुछ करवा सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मियाँ साहब से कि ये काइंडली करें इस पे वर्क। ठीक है। अच्छा, जो नया कारोबार आपने शुरू किया उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा, लोगों को वो भी आइडिया हो। सर मैंने पार्क व्यू सोसाइटी में अपना गोल्डन बाइट के नाम से रेस्टोरेंट ओपन किया है, जिसमें फास्ट फूड और पिज़्ज़ा है। मैं इतना इसका एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि बिल्कुल ही नहीं था। मैं ये कहने लगा था कि बिल्कुल हटके, बिल्कुल आपने फैसला किया। हमारा जो ताल्लुक है वो कश्मीरी फैमिली से है, तो इसलिए खाने के ज़रा काफ़ी शौकीन है। ठीक है, तो इसलिए इस फील्ड को भी ज़रा चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आगे तो अल्लाह ताला किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? रेस्टोरेंट रन करना बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन मुझे बाज़ टाइम होता है कि लोग जब आगे थोड़ा सा र्यूड बोलते हैं या कोई वो, अगर मुझे आप जानते ही नहीं हो, मैं कौन इधर बैठा हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अभी इन फ्यूचर फिर अभी किस तरह से आपने प्लानिंग की हुई है? जैसे आपने कहा कि अभी बहुत से बच्चों को तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ट्रेनिंग करा रहे हैं हॉकी की। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई डिपार्टमेंट फिर अप्रोच करे या कोई ऐसा जिसे हम कह लें, कोई बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो अप्रोच करें ताकि बच्चों के लिए कुछ बेहतरी हो, क्योंकि बहुत से आपने कहा कम लोग हैं जो ये इस लेवल की कोचिंग करवा रहे हैं पाकिस्तान में। सर ये डिपार्टमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए ना, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि सिफारिश कल्चर बहुत ज़्यादा है। क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड की यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं है। जिसके साथ ज़्यादा ताल्लुक होगा वो सीट पे आ जाता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छा डिपार्टमेंट जो होगा, आर्म फोर्सेस की बड़ी अच्छी टीम्स हैं। आर्म फोर्सेस बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के लिए वर्क कर रही है, और पाकिस्तान वापडा बहुत अच्छा वर्क कर रही है, पाकिस्तान नेवी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। बट अगेन आपके अच्छे कनेक्शंस भी होने चाहिए आपकी एबिलिटीज के साथ साथ। तो ही अगर आप मेरिट पे आए, अगर आप क्वालिफिकेशन देखें तो फिर तो सवाल ये मेरिट पर लाने वाले लाएं तो फिर मेरा ख्याल है कोई काम भी बन सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक वाइस कप्तान कौमी हॉकी टीम असफर याकूब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उम्मीद हम यही करते हैं उनके फ्यूचर बिजनेस को लेकर भी कि वो उनके लिए काफ़ी बेहतर हो। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो आज भी हॉकी को तो अपने करियर को तो उन्होंने खैर बात कह दिया, लेकिन जो बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं वो ये बड़ी बात है। और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमारी डिपार्टमेंट हॉकी है उसको एक बार फिर से रिवाइव किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पर ज़रूर नोटिस लें, और ये जो तमाम टीमें हैं इनको दोबारा से बनाया जाए। और जिस तरह से असफर ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म की कोचिंग भी वो करवा रहे हैं, और पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं जो इस लेवल की सर्टिफिकेशन के साथ पाकिस्तान में इस पर काम करते हुए दिखा रहे हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं असफर के लिए, उनके इस बिज़नेस के लिए भी, और साथ साथ उनके हॉकी के करियर के लिए भी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मौसम का हाल हमेशा हमारे रोज़मर्रा के मामूलात पर असरअंदाज होता है, और आज हम बात करेंगे मौसम की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मौसम के हवाले से अहम पेशगोइयाँ की हैं और बताया है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। खासतौर पर पंजाब के मशरक़ी अज़ला में स्मोग और हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है, जो कि सर्दियों की अलामत बन चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम खुश्क रहेगा और सुबह और रात के औकात में सर्दी महसूस होगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर अजला में भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, मगर पहाड़ी इलाकों में सर्दी ज़्यादा महसूस होगी। खासतौर पर सुबह और रात के औकात में पंजाब में लाहौर, कसूर, उकाड़ा, सियालकोट, हाफजाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, नारोवाल, शेखुपुरा, साहिवाल, ये तमाम शहर इसमें शामिल हैं, जहाँ कई अजला में सुबह और रात के औकात में स्मोग और हल्की धुंध छा सकती है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर जैगम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मौसम के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि कहा जा रहा है कि मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा, मतलब बारिशों के भी कोई भी इम्कानात नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, इस वक्त तकरीबन पूरे मुल्क में मौसम खुश्क रहेगा, सर्दी की आमद है। ताहम आज जो है मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों में जैसे गिलगित बल्तिस्तान या अपर KPK में जो है वो कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
ठीक है। और अंजुम साहब, किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे स्मोक को और फॉग को, कि दोनों की शिद्दत जब बढ़ रही है, ये कैसे डिफरेंस हमें पता चलेगा कि आज के दिन में हम फॉग देख रहे हैं या स्मोक देख रहे हैं? देखें जी, अभी तक फॉग जो है वो प्रॉपरली पाकिस्तान के इलाकों में अभी नहीं डेवलप होनी शुरू हुई। इस बात की तवक्को है कि आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जब टेम्परेचर मज़ीद सबसाइड होंगे तो मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो फॉग बनना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल मशरक़ी इलाके जिसमें लाहौर और उसके गिरदोनवा इवन बहावलपुर तक जो एक स्मोक का सिलसिला जारी है वो सबसाइड हो जाएगा और इसकी जगह फॉग ले लेगी। जब फॉग आ जाएगी तो फॉग जो है वो मुज़र सेहत नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो है जो आपकी कंडेंसेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसकी वजह से जो है ये स्मोक जो है ये छटना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और फिर इसका मतलब यही है कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आने वाले दिनों में अब बेहतरी की तरफ जाएगा? जी बिल्कुल, अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है। और बर्फबारी के बाद जिस तरह से मरी की अगर हम बात करें, गलियात है, स्कर्दू है, ऐसे इलाकों में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या कोई एडवाइजरी फिर इस मौसम में जारी की जाती है? देखें जी, इस वक्त अगर आप बात करें तो क्योंकि कोई ख़ास वेदर फिनोमेना जो कि डेंजर हो सकता है आपके सयाहों के लिए वो मौजूद नहीं है, तो सर्दी है ताहम उसकी इतनी शिद्दत नहीं है, तो ये आइडियल मौसम है। आप कह सकते हैं कि सयाह जो हैं वो हल्की बर्फ़बारी देखना चाहें, जो कि अभी तो इस वक्त पहाड़ों की चोटियों पर ही होगी। अगर ठंडे मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, ताहम इतनी ज़्यादा अभी ठंड नहीं है इन इलाकों में, और कोई ऐसा वेदर पैटर्न भी नहीं है कि जो कि हैजर्डस हो सके सयाहों के लिए। ठीक है। और अंजुम साहब, हमने देखा कि आर्टिफिशियल रेन भी की गई, उसके भी असरात कुछ बेहतर हमें दिखाई दिए हैं, तो इन फ्यूचर में भी प्लानिंग है कि अगर स्मोक की शिद्दत बरकरार रहती है तो मज़ीद आर्टिफिशियल रेन का जो एक्सपेरिमेंट है वो फिर किया जाएगा? देखें, आर्टिफिशियल रेन के लिए सबसे पहले ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जो है क्लाउड की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, और उसमें अगर आपके क्लाउड 10,000 फुट पर उसकी बेस है तो सर्दियों में जैसा कि नॉर्मली होता है, तो उस सूरत में जो है जो आपकी आर्टिफिशियल रेन है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा है जिसके अंदर आपके जो बादल आ रहे हैं और उनका बेस जो है वो 6,000 से 8,000 फीट पर है, तो वो आपके लिए मौसर हो सकते हैं। ताहम अगर कोई ऐसा सिस्टम आता है तो वो ऑलरेडी ही आपको बारिश दे जाता है, तो उसमें अगर आर्टिफिशियल आप रेन भी करेंगे तो उसका वो आप पैटर्न शायद ना ले सके जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बारिश दे देगा। ठीक है। और प्रॉपर जिसे हम फिर कहते हैं कि एक सर्दी के मौसम में हम एंटर हो जाते हैं, वो कितने दिनों में शुरू हो जाएगा? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तमाम तर चीज़ें हैं कि नवंबर आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन प्रॉपर सर्दी अभी तक हम देख रहे हैं कि पंजाब में नहीं शुरू हुई। जी देखें, अक्टूबर जो गुजरा है वो पाकिस्तान का एवर हिस्ट्री का वार्मेस्ट अक्टूबर था अब तक का, जो हमारे पास डाटा मौजूद है, तो उसके असरात आपको नवंबर में भी नज़र आ रहे हैं। और नवंबर की आज 17 तारीख 18 तारीख हो गई है, अभी भी जो आपके टेम्परेचर्स हैं, चाहे वो मैक्सिमम दिन के टेम्परेचर हों या रात के टेम्परेचर हों, वो नॉर्मल एवरेज से अभी तक ज़्यादा ही हैं। ताहम इस बात की तवक्को है कि पंजाब में आने वाले 10 दिनों तक सर्दी की जो लहर है वो इंटर होना शुरू हो जाएगी। ताहम जनूबी इलाके जो हैं पाकिस्तान के, उसमें इस बात की तवक्को है कि उन इलाकों में 15 दिसंबर तक कुछ के बाद कुछ सर्दी का जो है इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। मौसम की सूरत हाल रही जहां यही बताया जा रहा था कि स्मोक आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं। अगर हम लाहौर की स्पेसिफिकली बात करें तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ इस वक्त चमकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और तकरीबन 1 महीने बाद ये सिचुएशन अब देखने में आई है कि स्मोक और फॉग के बगैर लाहौरिये भी खुली हवा में इस वक्त ईजिली सांस ले सकते हैं। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, सर्दियों के आगाज़ के साथ ही हम सबकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ने लगता है। हम बात कर रहे हैं स्मोक, फ़िज़ाई आलूदगी, सर्द मौसम और सेहत के मसाइल के हवाले से। जैसे ही दर्जा हरारत गिरता है, हम देखते हैं कि हवा में आलूदा ज़र्रात और धुंध के साथ मिलकर एक ख़तरनाक स्मोक की तय बन जाती है, जो न सिर्फ हमारी सांस बल्कि जल्द, आँखों और उमूमी सेहत पर भी मनफी असर डालती है।
आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि स्मोक के मौसम में आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और जल्द की खुश्की जैसे मसाइल आम हो जाते हैं। ख़ास तौर पर स्मोक की शिद्दत बढ़ने से नज़ला ज़ुकाम और आशूब चश्म जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। और यही नहीं, इस मौसम में क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमारी सेहत मज़ीद मसाइल का शिकार हो सकती है। लेकिन इस हवाले से आपको घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ इन मसाइल की वजूहात और उनके असरात पर रोशनी डालेंगे, बल्कि आपको कुदरती और आसान घरेलू हल भी बताएंगे जो आपको इन मुश्किलात से बचाने में मददगार साबित होंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर हर्बलिस्ट नईमा राव साहिबा, जो कि पहले भी हमें एक बार शो में ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे आज इन तमाम मसाइल के हल के हवाले से हम एक बार फिर से बात करेंगे। नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। स्मोक के हवाले से हम देख रहे हैं, स्मोक, सर्दियाँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। हमारी जो स्किन है ड्राई होना शुरू हो जाती है। हम आँखों की बात करें तो स्मोक की वजह से उसमें जलन शुरू हो जाती है। उसके बाद इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी हमारी काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारी जो स्किन है वो फिर काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट भी हो जाती है, हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। जी जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज़ इधर से करूँगी। सबसे पहले तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे अपने अमाल का नतीजा है ये। तो ये कि हमें अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, ताकि हम इस तरह की जो मुज़र असरात है, जो मुज़र ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो जिसके सबसे ज़्यादा जो शिकार है पंजाब हुआ है, तो हमें ये कि अपने अमाल पे गौर करनी चाहिए। दैन मैं बात करूँगी ये जो फोग है ये क्या चीज़ है। स्मोक और फोग दोनों मिलके ये स्मोक बन जाती है कि इसमें जो मुज़र असरात हैं जो केमिकल के, वो हमारे सांस लेने में, हमारी स्किन में तमाम मसाइल हमारे पैदा होते हैं। जो स्किन है हमारी, वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे पहले फ्रंट वॉरियर जिसको बोलते हैं ना, कि स्किन हमारी सब हर चीज़ से लड़ रही होती है, स्किन फ्रंट पे होती है, स्किन सबसे पहले डैमेज होती है। दैन फिर हम जब इनहेल करते, जब सांस लेते, तो फिर वो हमारे लंग्स में हमारे इंटरनल इश्यूज़ स्टार्ट होते हैं। तो इसी हवाले से मैंने ये था कि ये रेमेडीज़ जो हम घर में रह के आसान चीज़ों से, ताकि बात ये हो रही कि हम एक एलीट क्लास का या एक ख़ास क्लास की बात नहीं कर रहे। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं लोग, जो इसका विक्टिम बन रहे हैं, वो हमारा लेबर तबका है, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना आप देखेंगे पूरा दिन वो एक्सपोज हैं, पूरा दिन फिर उनको टाइम नहीं मिलता, बेचारे थक हार के सो जाते हैं। फिर क्या होता है, टाइम से पहले जब हमारे ये जो केमिकल्स हैं जब स्किन से टकराते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो फ्रंट लाइन में तो इसी ने लड़ना होता है, तो वो टाइम से पहले आपकी स्किन जो है वो सैगी हो जाती है, रिंकल्स आ जाती हैं, बुढ़ापा लगने लगता है, कि जो एजिंग इफेक्ट आते हैं। तो उसके लिए फिर मैं ये था कि मैं होम रेमेडी घर में ही करती हूँ, और आसान सस्ता, कि जो कि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है, ईजी हो। मैं सबके लिए वो एक रेमेडी, इस तरह की रेमेडीज लेके आती हूँ, इस तरह की रेमेडीज तलाश करती हूँ कि जिसको आसानी भी हो करने में, यूज करने में भी आसानी, और हर बंदा अफोर्ड भी कर सके। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या बताएंगी? मैं स्किन के लिए, हाँ जी, स्किन के लिए मैं बताऊंगी, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये सिर्फ 4 चम्मच चावल है। ठीक है, ये रात भर मैंने पानी में सोख करके रख दिए थे। ठीक है, ये इस तरह का ये दूधिया सा पानी बन जाएगा। ये मैं इसलिए लेके आई ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, वरना डायरेक्ट मैं आप लोगों को ये भी दिखा सकती हूँ। ये इसका पानी मैंने डाला है। ठीक है, ये पानी के 4 चम्मच चावल मैंने पानी में रात भर सोख करके रख दिए थे, और फिर शावर के अंदर ये पानी आपने डाल लेना है। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, ये सस्ती सी चीज़ है। आपने ये करना है कि ये फेस पे भी दिन में से 3-4 बार, आप बाहर निकलते हैं तो अपने इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, आपने फेस पे अप्लाई करना है, टिश्यू से बेशक आप वॉश कर लें, सॉरी साफ कर लें, अगर वाइप ना कर सके तो आप इसको जस्ट शावर करते रहें, और बालों में भी शावर करें। ये दोनों स्किन और हेयर दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा है। जहाँ से बाल हमारे, पता क्या होता है, जब हमारा जब इनहेल करते हैं हम स्मोक या फोग या जो केमिकल्स हैं उनको, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वैसे ही, एक तो ये कि हम सारी डर्ट पोल्यूशन, ये तो डर्ट पोल्यूशन तो अब है ना इस मौसम में, वरना डर्ट पोल्यूशन तो हम सारी वैसे ही अंदर जमा किए बैठे हैं कि फास्ट फूड और ये देसी खानों की तरफ तो हम आते नहीं है, सादा खाने। तो ये कि कुदरत का, ये आपने करना सर में भी इसको करना है, बालों में भी। हाँ, आपका जो हेयर फॉल हो जाता है, हेयर थिन हो जाता है, उसको भी कंट्रोल करेगा, और फेस पे भी। यानी ये नहीं करना कि आपने जस्ट फेस पे करना है या इसमें करना है, ये आंखों में भी जाए, ये फेस पे भी जाए। ये एक आप ये कह 4 चम्मच चावल से ये एक मैजिकल वाटर बना है आपका। और ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए है, जैसे किसी की स्किन ड्राई है, किसी की स्किन ऑयली है, ऑल स्किन। अच्छा, ये करेगा क्या? ये करेगा आपके, सबसे पहले तो स्किन को डिहाइड्रेट करेगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए, जब हमारी स्किन ड्राई होती है ना तो फ्लेकीनेस आ जाती है। जो राइस जो है ना वो उसका कंडीशनर का काम करता है।
राइस ये राइस वाटर है। ये जब आप बालों में लगाते हैं तो जब बाल जब आपके ड्राई हो जाते हैं वही फ्लेकीनेस या आप ये कह लें जो एक छिल जाता है सरफेस जिसको बोलते हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। उधर भी ये कंडीशनर का काम करता है। ये मैं घर में अमूमन लोगों को मैं बताती भी हूँ, मैं यूज़ भी करती हूँ। तो ये इसका मैं जो भी रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ना, पहले मैं उस पर एप्लीकेशन करती हूँ, पहले 2, 4, 10 जगह ये अपनी लाइफ में जो मेरे टोटके हैं बस सारे के सारे वो इम्प्लीमेशन करके फिर आप लोगों तक पहुँचते हैं। यानी कि हाइड्रेट रखेगा फिर ये हमारी स्किन को हाइड्रेट, एक सेकंड, ये स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा और ये आपकी स्किन के जो मुज़र असरात से जो स्किन हमारी डैमेज हो जाती है, फिर वो एक लाइट सी आप ये कह लें फ्रेकल आ जाती है या ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं, ये उनको भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि जो कोरियन ग्लास स्किन है ना, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आप कह लें कि है पार्ट, वो राइस है। ठीक है, राइस है या राइस वाटर है। आप राइस की डिफरेंट तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, स्किन में भी, हेयर में भी, हेल्थ में भी। अब कोई टाइम का इसमें इशू नहीं है, रात में कर लें, सुबह कर लें, दोपहर में कर लें। सुबह जिस तरह आप उठते हैं फेस वॉश करते हैं, तो आपने फेस लाइट से बस आपने ड्राई किया, देन ये बस शावर कर लिया, फिर जिस वक्त ड्राई हो गया आपने फिर जब याद आया जब ही कर ले। इसका कोई साइड इफेक्ट, फ्रिज में रख के, ये क्योंकि फ्रेश है, फ्रिज में रख के, इसमें कोई केमिकल नहीं है, फ्रिज में रख के आप इसको 1 हफ्ता 10 दिन या इस मौसम में आप बाहर रख के भी इसको 6-7 दिन आराम से चला सकते हैं। ये बस आपके 3-4 दिन चलेगा। ठीक है, ये हो गया इसका। देन फिर मैं स्किन का बताऊंगी आप लोगों को। यही राइस इसी तरह मैंने ये बॉइल्ड राइस रखे हैं। ठीक है, इसको मैंने इसी पानी में जो रात भर पानी था ना, उसी के अंदर इसको मैंने गला लिया चावलों को, बिल्कुल ये गल गए। फिर ये ग्लिसरीन है। ठीक है, ठीक है। ये एक विटामिन ई है, इतना से, ठीक है। इतने से राइस के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये एलोवेरा जेल है, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल जो होता है वो आप लोगों ने इस तरह नहीं यूज़ करना, डायरेक्ट पौधे से काट के कभी भी एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका जो येलो पानी, हाँ जी, वो निकले, कम से कम 2-3 घंटे आप फ्रिज में रखें या आप जेल निकाल के रखें। ये मैं फ्रेश जेल जो है ये मैं खुद बना के रखती हूँ घर में। ठीक है। तो फिर उसका ये मैंने एक ये बनाया है जो आप दिन और रात दोनों टाइम में यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम बन गई है, होम रेमेडी जो है इन चीजों की। ये राइस है, इसमें राइस है, विटामिन ई का एक कैप्सूल है। ये अगर विटामिन ई का कैप्सूल ना हो, आलमंड ऑयल हो आपके पास, जैतून का तेल हो, एक चीज के बगैर आप लोगों ने बैठना नहीं है। उसका सेकंड वर्जन जरूर तलाश करना। ठीक हो गया। ये एलोवेरा जेल है, ठीक है। ये ग्लिसरीन है, सॉरी, और ये साथ में हनी है। ठीक है, ठीक है, हनी कोई भी, ठीक है। ये एक आपकी बहुत ही अच्छा टेक्सचर एक क्रीम का बन जाएगा। आप लोगों ने ये लगा के स्किन के अंदर ये देखिए चली गई है। ठीक है। ये दिन में आपका जो बाहर हम जाएंगे या सन ब्लॉक का काम, सन ब्लॉक तो आप लोगों ने वैसे ही मस्त लगाना है, लेकिन ये सन ब्लॉक का भी काम करेगी। इसके ऊपर पहले ये एप्लीकेशन करके नाइट में भी, ये नाइट क्रीम भी है, ये डे क्रीम भी, डे टाइम पे भी लगा सकते हैं। और ये फ्रिज में रखनी है, फ्रिज में रख के तकरीबन आपकी 10 दिन की ये क्रीम बन गई है। अच्छा नहीं साहब, हमारे यहाँ एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपने कलर को लेकर बड़े वो यही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो ये व्हाइटनिंग की तरफ भी लेके जाएगा। ये सारा एजेंट जो राइस मैंने आपको बताया ना, कोरियन ग्लास स्किन में जो राइस है वो यूज होता है। कोरियन ग्लास स्किन का सारा, आज ये कुदरती कोरियन ग्लास स्किन भी हो गई है, कुछ हमारा मौसम भी ऐसा हो गया। ये आप समझ ले कोरियन ग्लास स्किन का ना सीक्रेट है। ठीक है। ये हनी भी है इसके अंदर, सारी नेचुरल चीजें वही है जो किचन में है। सिर्फ एक विटामिन ई है, ये मेडिकेटेड। अगर विटामिन ई नहीं, आप आलमंड ऑयल करें, आप ऑलिव ऑयल करें। यहाँ पर ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि चीजें तो हमने देख ली है, क्रीम की फॉर्म किस तरह से डेवलप होती है, फिर इसकी क्या करना ये देखे ना, ये अच्छा ठीक है। ये सारी चीजें इकट्ठी मिक्सअप किस तरह करना, सॉरी, ये आपने मिक्सअप इस तरह करना है कि ये राइस भी, साथ में 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी, ये 2 चम्मच आपने हनी भी, ये जो भी आपके पास ऑयल है वो ऑयल भी और ग्लिसरीन भी आपने ब्लेंडर में डालना है, उसको ब्लेंड कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगातार ब्लेंड करेंगे, वो इस तरह का क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्रीम आपने हाथों पे, मतलब ये घर में बन जाएगी, इजीली घर में बन जाएगी। और ये इतनी सी चीजों में 10 दिन की आपकी क्रीम बन जाएगी। ठीक हो गया। और आप ये जरूरी नहीं कि आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, आप उसको 3 टाइम भी कर सकते हैं। ये जब ये देखिए कोई इसमें स्टिकीनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, हल्का सा ये राइस का जो थोड़ा सा ही होगा ये उतर जाएगा इस तरह करके, वरना उतारने की जरूरत नहीं है। ये आपकी स्किन जो है वो ब्राइट हो जाएगी, ग्लो करेगी। ग्लो तो इसी से भी करेगी, अगर आप लगातार लगाते रहे, दोनों चीजें लगाएंगे तो फिर और जरा जादू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी वक्त की भी हमारे पास जरा कमी है। आंखों में जलन की एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल हम फेस कर रहे हैं स्मोक की वजह से, या शुबे चश्म से बचाव के लिए कौन से ऐसे घरेलू टोटके हैं जो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर दें? जी, शुबे चश्म ये है कि देखें, हम जब बाहर निकलते हैं सबसे पहले तो आप लोग इसका इस्तेमाल करें, मस्ट है ये, ठीक है। देन जब आप बात करें आँखों की, क्योंकि आँखों में आजकल जलन, पानी आता है, रेडनेस आ रही है, तो उसका जो सबसे लोग अमूमन यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, अर्के गुलाब।
ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मैं जिस पे बिलीव करती हूँ वो सादा पानी। आप वॉश करें, आपके पास जब भी पानी, आप आँखों को धोएं। और दूसरा ये कि खीरा काट के आप आंखों पे रखें, उससे ये होगा कि आपकी जो आंखों में रेडनेस आ जाती है, जो स्वेल हो जाती है, ये इधर से जो ये एरिया स्वेल होता है ना, वो कंट्रोल करता है इसको। ठीक है। अर्के गुलाब से सादा पानी से धोएं, ये बिल्कुल सस्ते आप रेमेडी करें, सस्ते से इलाज करें। और दूसरी बात ये कि जब हम 80% तो हम खुद पानी से बने हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। ये देखिए डिहाइड्रेट, ये मैंने बनाया हुआ है, ये इसमें कोई ऐसी चीज़ 10 रुपए में बन गया सारा। आधा खीरा है, थोड़ा सा इसके अंदर हमने पुदीना डाला है, एक लेमन डाला है, और इसमें जो स्पाइस है, स्पाइस में मैंने सौंफ डाली है, 4 लौंग डाली हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये आपकी स्किन को जब ये इतना हो जाए, इसको और भर दें। 24 घंटे तक आप 2 से 3 बॉटल ये इस्तेमाल करें। अगर ये नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो आप सिंपल पानी जहां आप 2 लीटर पीते हैं ना एक दिन का, वहां आप 4 लीटर कर डबल कर दें। आपकी पूरी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। जो आपके सारे अंदर के मुज़िर असरात है वो सारे निकल जाएंगे। आप तो उसकी वजह से होगा कि आपका जो स्किन जो है ना, हमारी वो स्क्रीन है, जब हमारी पीछे की मशीनरी, हाँ जी, जब ग्लो करने लगी, जब हमारी पीछे की मशीनरी जब ठीक होगी, तो ये कि हमारी स्किन पर वो बिल्कुल वो इसी तरह। अच्छा, इम्यूनिटी अब देख रहे हैं हमारी बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ऑब्वियसली कोविड के बाद भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, जिन लोगों को कोविड ने अटैक किया। उसके बाद फिर ये स्मोक में भी हम देखते हैं कि सांस के भी कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, उससे इम्यूनिटी हमारी काफी खराब हो रही है। उसके लिए क्या इम्यूनिटी के देखें, अल्लाह की कुदरत है। ये जिन दिनों में ये वबा आई है स्मोक की, उस टाइम पे अल्लाह ताला ने जमीन पे विटामिन सी का एक पूरा खजाना उतारा हुआ है। पूरा खजाना विटामिन सी का हमारे पास है, बिग सोर्स ऑफ विटामिन सी। सबसे पहले लेमन आ जाता है इसमें, फिर सिट्रिक फूड जितने भी हैं सारे आ जाते हैं। वैसे हमें फाइबर की तरफ भी जाना चाहिए। हमें गाजर है, ये इस तरह ग्रीन वेजी, जो ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हैं, ये हमें खानी चाहिए। ये हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। कहवे बना सकते हैं आप इसी में। ये मैंने खीरा और पुदीना, खीरा सिर्फ इसको अगर आप माइनस कर दें तो बाकी चीज़ों का इसका कहवा बन सकता है। इससे भी आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होता है। फिर बात ये है कि ये जितने भी सिट्रिक फूड हैं, ये एक आप ज़रूर लें। ये ज़रूरी नहीं कि सारी प्लेट आपने खानी है, ये आप लोगों के लिए ऑप्शंस रखी हुई हैं। आप एक टाइम में ये एक दिन में ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, और ये अनार। अच्छा, इसका मैं आप लोगों के प्रोग्राम में एक बहुत ही हमारी यूज़फुल रेमेडी है कि जो हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करती है। जो आप चाहते हैं ना कि आप, जिस तरह आपने पहले बात की है कि गोरे गुलाबी होने का हमें शौक है, ये आप लोग जो कोई भी देख रहे हैं, आप लोग इसको आजमा के देख लीजिएगा, फिर मुझे बताइए भीगा। ये देसी अनार में इसीलिए लेके आई थी। सिर्फ आपने देसी अनार का ये वाला हिस्सा साफ करना है। ठीक है। आधा किलो दूध इसके लिए काफ़ी है, आधा किलो से 3 पाव दूध। आपने इसके ना छिलके उतारने, ना अंदर का साफ करना, इसके 4 पीस करने, रात को दूध में भिगो के इसको रख देना है। ठीक हो गया। फिर सुबह इसको ब्लेंड करके आपने इसको स्टेन कर लेना है। वो आपका तकरीबन 3 गिलास दूध बन जाएगा, या जितना आप पी सकते हैं। इसके लिए मैं बता रही हूँ आधा किलो दूध, तो आप घर में 3 लोग पी सकते हैं, 1 गिलास काफ़ी एक बंदे के लिए। आप इसको 20 दिन करें। 20 दिन के बाद कुदरती ग्लो ऐसा आएगा कि बस आपको किसी मेकअप की, किसी फेशियल की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ इसको आजमा के देखिए। ये कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार सुना है, अनार के साथ दूध का कॉम्बिनेशन। ये हमने आजमाया हुआ है, ये हमने आजमाया। जो कोई भी देख रहा है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है ये। लेकिन ये कि मैं जो ये हम उस लाल अनार के साथ नहीं कर सकते, हमें देसी के साथ ही करना। देसी के साथ, जी देसी के साथ करें। नहीं, लाल अनार के साथ भी लोग कर लेते हैं, लेकिन वो इफेक्ट नहीं होता। लाल अनार ये तो खटास होती है उसके अंदर ज्यादा, वो दूध को फाड़ देता है। देसी अनार के साथ करना है। आप लोग इंशाल्लाह 20 दिन में, अगर कोई इसको रेगुलर करेगा तो 20 दिन में आप लोगों को जरूर रिपोर्ट करेगा कि हमने किया, वाकई इस पे ग्लो आया। और ये एकदम से हमारे जो खून बनना शुरू हो जाता है, हमारा जिगर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्किन पे वैसे ही ग्लो आ जाता है। स्किन एकदम से ऐसा लगता है जिस तरह ब्लश कर रही है। ठीक है। और बिल्कुल ऐसी लीवर अगर हमारा सेहतमंद रहेगा तो फिर वो बाकी सिस्टम को भी बेहतर तरीके से चलाता है। और आजकल हम सबसे ज्यादा फेस भी यही कर रहे हैं कि लोगों को शुगर होने की जो वजह है वो फैटी लीवर है। तो उसको भी शायद बेहतर करने के लिए वो ठीक होगा। अच्छा, एलोवेरा का जिस तरह से आपने बताया, या शहद का आपने बताया, जी। तो किस तरह से हमारी स्किन के लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं? मतलब साइंटिफिकली अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी एक चीज़ बताई कि हमें डायरेक्टली एलोवेरा को यूज़ नहीं करना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बस साफ करते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपने कहा कि पहले उसको फ्रिज में रखें, पहले उसको फ्रिज में रखें 3 से 4 घंटे। रीज़न क्या है, क्यों? उसमें मैं बताती हूँ। जब हम एलोवेरा को, प्लांट को जब हम एक लीव लेते हैं ना उसका, तो उसके अंदर से उसके येलो जो होता है, जो उसका एक हार्श केमिकल इसको कह लें, कुदरती होता है वो भी, जिस तरह
तो वो निकलता है ना जब वो उससे आप ये कह लें एलोवेरा का जो लीव है वो डिटॉक्सिफाई होता है, जब उसका वो ग्रीन येलो पार्ट्स निकल जाता है, उसके बाद उसको फ्रिज में रखें। जब भी आप कभी भी आजमा के देख लेना ज़िंदगी में, जब आप एलोवेरा को डायरेक्ट स्किन पे यूज करेंगे, स्किन पे एक तो इचीनेस होगी और दूसरा वो बिल्कुल बारीक बारीक से ना रेडनेस और बारीक बारीक दाने जो आपको फील भी नहीं होगी, लेकिन आपकी स्किन जो है वो रफ लगेगी उसकी वजह से। तो वो ये डायरेक्ट एलोवेरा नहीं यूज करना चाहिए। ये जिस तरह मैंने एलोवेरा अपना ही एलोवेरा प्लांट से एलोवेरा लेके, तो ये एलोवेरा का मैंने बना के रखा हुआ है एलोवेरा जेल। आप ये कर सकते हैं कि ये अम्बा हल्दी है, ठीक है, ये थोड़ी सी आपने अम्बा हल्दी लेनी है बस, प्लस यही करना है आपने, ठीक है। ये इतनी सी अम्बा हल्दी लिया आपने, 1 टेबलस्पून आपने हनी ले लिया, थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लिया। ये आपकी स्किन पे ग्लो लेके आएगा। ये आपकी जो थोड़ी बहुत जो आपकी ये एज आ जाती है, क्रो फेस जिसको बोलते हैं, लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं, ये उनको कंट्रोल करेगा। और हाँ, एलोवेरा का ये है कि बाकी दूसरी बात है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एलोवेरा का जो फ्रेश एलोवेरा है उसको हम खाने में एक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, उसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नीम गर्म पानी के साथ ना छोटा एक पीस 1 बाय 1 का 1 इंच का टुकड़ा हम लें, तो उससे ये होता है कि हमारे जो जॉइंट्स पेन है, जो हमारे क्या कहते हैं उसको, लीवर का जो भी प्रॉब्लम है, सारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। हाँ, सबसे पहले जो हमारे जॉइंट्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग कर, उनको जो उनमें कम हो जाती है ग्लू, तो उसको वो पैदा करता है, बेहतर करता है, लेकिन कंटिन्यू इस्तेमाल। अच्छा नीमा साहिबा, अभी सर्दियों के आने के साथ ही जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखते हैं वो जो दमे के मरीज हैं उनको फेस करनी पड़ती है। हाँ जी। उनको फिर मौसम सरमा के शुरू होते ही क्या स्टेप्स लेने चाहिए, स्पेशली अब जैसे स्मोक की भी एक कंडीशन वो जी बिल्कुल उसको भी फेस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सुबह उठते ही ना गर्म पानी की आदत डालें, और फिर दूसरा जो एक बिग सोर्स है जो हमारा दमा भी कंट्रोल करता है, जो हमारे अंदर की हेल्थ को भी बेहतर करता है, वो है यखनी। हनी भी है, हनी भी मैं ठीक कह गई, नीम गर्म पानी में आप हनी भी इस्तेमाल करें, लेकिन यखनी में सबसे ज़्यादा जो अच्छी यखनी है वो बड़े के गोश्त की। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ हड्डियाँ ले लें आप, हड्डियों की यखनी बनाएं, तो वो ये कि दमे के मरीज़ों के लिए वैसे ही बहुत अच्छी है, वैसे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी है। गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल करें, ये दमे के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये था, अगर कोई बड़े के गोश्त, किसी को यूरिक एसिड है, कोई नहीं ले सकता या किसी को पसंद नहीं है, तो फिर सिंपल एक सोर्स हमारे पास चिकन, आप चिकन की यखनी लें। यखनी और फाइबर वाली फूड खाएँ, तो ये दमे के मरीज़ों के लिए यखनी हमने जो आजमाया वो यखनी सबसे अच्छी है, और हनी और गर्म पानी, यानी कि जितनी ज्यादा वो गरमाइश अपने इंटरनल सिस्टम को देंगे वो उनके लिए बेहतर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हर्बलिस्ट नीमा रायूस साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और ये तमाम जो टोटके हम आपको बता रहे थे, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल होती हैं, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं खुद बड़ा हैरान हुआ हूँ ये तमाम चीज़ें सुन के, जैसे चावलों का एक स्प्रे रेडी किया गया है, वो बहुत आसान है, उसको हम बड़े आराम से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। और जो एक स्पेशली क्रीम जो नीमा साहिबा ने बताई है सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन के लिए, जिसमें चावल, एलोवेरा, हनी और विटामिन ई हमें एडअप करना है, और उसको हम ब्लेंड करके एक बड़ी ज़बरदस्त क्रीम बना सकते हैं जो मॉइस्चराइजिंग के लिए भी बड़ी अच्छी रहेगी और आपकी स्किन को एक अच्छा ग्लो भी फराहम करेगी। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर मालूमात आपके लिए मुफीद रही होंगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, सियालकोट के इलाके डस्का में एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जिसमें खाला ने अपनी बहू को हसद और नफरत की वजह से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा सुगरा को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया है। मुलजिमा ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि उसने बहू पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसकी किरदारकुशी की और फिर अपने गुस्से और हसद में आकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सुगरा की दूसरी बेटी सबा और उसके बेटे कासिम को भी हिरासत में ले लिया गया है। उनके खिलाफ मजीद दफात शामिल की गई हैं, जिनमें कत्ल, अगवा, सबूत मिटाने और मिलकर साजिश करने के इल्ज़ाम शामिल हैं। मजीद तहकीकात के बाद पुलिस ने 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मकतूला की सास, नंद का बेटा और दीगर अफराद शामिल हैं। मुलजिमा सुगरा ने एतराफ़ किया कि उसने अपनी बहू को हसद और नफरत में आकर कत्ल किया, और वो इस बात का एतराफ़ करती है कि जो किरदारकुशी के इल्ज़ामात उसने बहू पर लगाए थे वो झूठे थे। सुगरा ने पुलिस को बताया कि उसकी गलती की वजह से उसके ख़ानदान के दीगर अफराद भी इस मुसीबत में फंस गए हैं। पुलिस ने इस केस की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त की है और गिरफ्तार मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। केस में मजीद गिरफ्तारियों की तवक्को भी है और पुलिस मजीद शवाहिद जमा करने में मसरूफ़ है। अब तक 8 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और उनकी तफ्तीश भी जारी है।
इसके अलावा पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है और इस केस में मजीद मुल्ज़िमान के शामिल होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सियालकोट में मौजूद न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान इकबाल हमें मजीद अपडेट करेंगे। उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद अभी कितनी हो चुकी है और उनके खिलाफ जो मजीद क्या दफात शामिल की गई हैं? जी देखें, 11 नवंबर 2024 को गुजरावाला का रिहायशी जो शबीर अहमद है, उसने पुलिस थाना मोसरा को जो है वो मसला किया कि उसकी बेटी जिसकी शादी 6 साल कबल सियालकोट में हुई थी, जो कि सियालकोट की तहसील डक्का में, तो वहाँ पर उसकी बेटी के घर आए रोज जो है वो झगड़ा रहता था और वो जो झगड़ा रहता था। और अब वो कॉल कर रहा है तो उसकी कॉल जो है वो उसकी बेटी जो है वो उसको नहीं मिल रही है। और वो जब पहुंचा है अपने बेटी के घर तो उसने देखा कि उसका जो है नवासा तो वहाँ मौजूद है, लेकिन उसकी बेटी जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस पर उसको शक गुजरा और उसने पुलिस को इत्तला दी। जी उस्मान, आप हमें सुन पा रहे हैं? उस्मान से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि मुकदमे की तफ्तीश का दायरा भी वसी कर दिया गया है। उस्मान, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, 5 जो मुल्ज़िमान हैं, नामजद मुल्ज़िमान थे, उनके खिलाफ FIR। उस्मान से एक बार फिर से हम रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। मुल्ज़िमा सुगरा की तरफ से अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया गया है। मुकदमे की तफ्तीश का दायरा कार इस वक्त वसी कर दिया गया है। इस केस में मजीद मुल्ज़िमान के शामिल होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या है ये, जहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक बहू को किस तरह से कत्ल किया गया है, किस तरह से उस पर किरदार कशी के इल्ज़ाम लगाए गए। और जब उस लड़की के वालिद अपनी बेटी को मिलने घर पहुँचे हैं तो फिर उन्हें बताया गया मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगा कर कि बेटी आपकी घर से भाग चुकी है। और उसके बाद जब यकीनी तौर पर उस बाप को इस हकीकत पर यकीन नहीं आया कि क्या ये गुफ्तगू की जा रही है या क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर पुलिस को इत्तला की गई है, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है, लड़की को ढूंढने की कोशिश की जाती रही है। उस्मान बताइएगा, अभी जिस तरह से मुल्ज़िमा सुगरा ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, आप क्या देख रहे हैं केस की तफ्तीश में किस तरह से मदद भी फराहम करेगा? क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि मज़ीद मुल्ज़िमान के शामिल होने का भी इसमें अभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये जो है वो मकबूला थी, उसकी सुगरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद DPO सियालकोट के हुक्म पर जो है ये इस पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था। और इसी खातून ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी बहू के जो है वो टुकड़े करके जो है वो बोरी में बंद करके मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो पानी में बहाए, जिसके बाद रेस्क्यू ने कार्रवाई करते हुए वो जो है वो टुकड़े बरामद किए हैं। 5 जो मुल्ज़िमान है वो नामजद थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक 8 मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जो है वो तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। और यकीनन ये तफ्तीश का जो दायरा कार है ये वसी भी होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो मकसूला है उसकी सास सुगरा बीबी ने ये भी एतराफ़ किया है कि ये तमाम तर जो मामला है उसकी जिम्मेदारी उसने खुद कबूल किया। उसका कहना है कि मेरी वजह से जो मेरी बेटियां हैं और दीगर जो रिश्तेदार हैं वो इस मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन पुलिस की जानब से जो है वो तफ्तीश का अमल जो है वो ताहाल जारी है। जी ठीक है। और अभी इस केस में गिरफ्तार होने वाले नए मुल्ज़िमान में कौन कौन शामिल है, उनके किरदार के बारे में मजीद क्या मालूमात मिली पुलिस को? देखें, इसमें इब्तदाई तौर पर तो DPO सियालकोट ने जो है वो मीडिया नुमाइंदान को जो है वो ब्रीफ किया था, लेकिन अभी जो तफ्तीश का अमल है उससे बाकायदा तौर पर जो है वो मसला नहीं किया गया है। लेकिन ज़राए के मुताबिक जो उसकी नंद है सबा और यास्मीन और उसका शोहर और उसके तकरीबन कासम, अब्दुल्ला, नवीद 8 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया और उनसे तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है, जिसके बाद बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। जी ठीक है। और अभी आप क्या देख रहे हैं, जब मुल्ज़िमा सुगरा की तरफ से एतराफ़े जुर्म कर लिया गया है, जो बाकी मुल्ज़िमान हैं वो इस कत्ल में शामिल होने के इल्ज़ामात से इनकार कर रहे हैं या वो भी एतराफ़े जुर्म कर चुके हैं? जी जो दीगर मुल्ज़िमान हैं वो तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये एक अकेली खातून का जो इतनी बर्बरियत और तफाकियत का मुजाहरा किया गया है, ये अकेली एक खातून का जो है वो काम नहीं है, इसमें काफ़ी लोग जो है वो शामिल है। एक खातून को जो है वो कत्ल किया गया, उसके अज़ा काटे गए, फिर उसको जो है वो
कॉलोनियों में बंद किया गया, फिर मुख्तलिफ मकामात पर बहाया गया, तो यकीनन ये एक इसमें किरदार नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिसका किरदार है। मैंने अर्ज किया कि पुलिस जो है इसमें जो है वो तफ्तीश कर रही है और ये दायरा कार भी जो है इसका वसी किया गया है और इसमें मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का भी जो है वो इम्कान है और इसमें मजीद इंकशाफात भी जो है वो सामने आएंगे। और जो अहले-आना की तरफ से बहू पर जो है वो जादू टूना और इस तरह के दीगर उसकी मनहूसियत के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, वो भी उन्होंने इसका इतराफ़ किया है कि हम जो है इससे शर्मिंदा है, हमें एहसास हुआ है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है और यकीनन पुलिस का यही कहना है कि इनको कैसरे किरदार तक जो है वो पहुँचाया जाएगा और इस पे जो है वो अभी अमल जो है वो इसका जारी है। 4 मुल्ज़मान है जिनका रिमांड गया है। जी ठीक है। और उस्मान ये भी बताएगा, लड़की का जो शौहर है क्या वो बैरून मुल्क मुकीम है? जी, ये जो 30 साला ज़ारा है, इसकी शादी करीर नामी शख्स से हुई थी जो बैरून मुल्क मुकीम था, लेकिन जिस रोज उसे इत्तला मिली कि उसकी बीवी जो है वो लापता है, वो उसी रोज पाकिस्तान आ गया था और वो पुलिस के साथ राब्ते में है और इस सारे मामले से जो है वो इसमें पुलिस का साथ दे रहा है और वो उसका यही कहना है कि वो अभी तक उसको ये यकीन नहीं आ रहा कि उसके घर वाले इत्तफाकियत और बरबरीत का मुजाहरा करेंगे, लेकिन कदीर जो है वो ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आ चुका है और पुलिस के साथ राब्ते में है। ठीक है। और लड़की के वालिद की इस हवाले से कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने आई हो? जी, लड़की के वालिद की तो स्टेटमेंट जो है वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है वही है, जिसमें उसका यही कहना था कि 2 रोज तक वो अपनी बेटी को फोन करता रहा है और उसको अंदाजा था, उसकी बेटी ने उसको बताया भी था कि मेरे घर में जो है वो झगड़ा रहता है और मुझे अब जो है वो इनसे खतरा महसूस हो रहा है और इसी शक की बिना पर उसने आके जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया था और जिसके बाद पुलिस तफ्तीश का आगाज किया था। और इस अफसोसनाक कत्ल के बाद अभी आप क्या देख रहे हैं, सियालकोट की जो मकामी कम्युनिटी है अब उनका क्या रद्द-ए-अमल है, अवाम इस वाक़े के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं? देखें जी, इस तरह के सियालकोट में बढ़ते हुए वाक़यात जो है पुरतशद्दुद वाक़यात जो है, यकीनन इससे शहरी जो है वो परेशान है और उनमें खौफ व हरास भी है, एक जो है तशवीश की लहर भी दौड़ी है। मैं आपको बता चलूँ कि गुज़श्ता साल जो है वो सियालकोट थाना कैंट के इलाके लारी अड्डा से इसी तरह एक खातून की लाश मिली थी जिसके औज़ा काट दिए गए थे और वो वहाँ से मिली। फिर उसके बाद ये वाक़या आया कि इस कदर जो है वो शफ़ाफ़ियत का मुज़ाहरा किया गया, जुल्म का मुज़ाहरा किया कि एक जीती जाती रूह को काट के उसके औज़ा को जो है वो बंद करके फेंका गया और उसके फौरन बाद ही सियालकोट में एक और वाक़या आया कि सिलसिला अस्पताल से एक नाले से जो है वो खातून की लाश मिली, वो ऑपरेशन थिएटर के साथ कमरे में। तो इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात जो है वो जो इस तरह की जो दरिंदगी है उससे यकीनन शहर की फिजा जो है वो परेशान कुन भी है और खौफ का शिकार भी है और पुलिस की तरफ लोग देख रहे हैं और इसमें बड़ा किरदार जो है वो नुमाया किरदार अदा करने वाले उस्ताज़ा और मुदर्रिस और जो दीगर लोग हैं उनको भी अदा करना चाहिए कि लोगों को इस बात की तरफ तलकीन की जाए कि सब्र व तहम्मुल और जो इंसानियत का है वो देना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा न्यूज़ सियालकोट उस्मान इकबाल हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हम ये देख रहे हैं जो सियालकोट में पेश आया है, किस तरह से इस लड़की को उसके अज़ाब वहाँ पर काटे गए हैं, किस तरह से उसकी किरदार कुशी करके उसको कत्ल कर दिया गया और उसकी जो फैमिली है उसको जिस तरह से इन्फॉर्म किया गया उसकी किरदार कुशी के हवाले से कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है और ये सगी खाला थी जिन्होंने ये तमाम तर वाक़या सर अंजाम दिया है और उनके तमाम जो किरदार थे घर के वो भी इसमें मुलव्वस थे और उम्मीद यही करते हैं कि तमाम तर लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।